हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग फंडा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारी सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 के लिए जो सेशन चल रहा है उसकी ये है क्लास नंबर 2। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी हो चुकी है, तो जिन्होंने अभी तक क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ आप क्लास नंबर 1 ज़रूर देखें। उसमें मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। कल की जो हमारी क्लास थी, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने ऑलरेडी ये देखा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है और इसमें कितने तरह की कॉस्ट होती है और कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो वाले जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में इसका प्रैक्टिकल पोर्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो जो लेक्चर 1 हुआ है इसका अगर वो नहीं देखा है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आई बटन में भी जाके आप उसमें वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2 आज मार्जिनल कॉस्टिंग की हमारी ये है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें। तो आज जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का ये डे 2 है, क्लास नंबर 2 है ये। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज जो हम जो ये वाला सेशन होने वाला है इसमें हम जो मार्जिनल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा और क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, वो सब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट। ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह मैं जैसे जैसे लिखता जाऊं, जैसे जैसे बोलता जाऊं, आप उसे लिखते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी जाएंगी। बस आप एक एक करके जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप पहले इसको नोट करेंगे। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट हेडिंग लगाइए और इसमें एक तरफ आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स और एक तरफ लिखे आप इसमें अमाउंट। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। सबसे पहले इसमें लिखें सेल्स, इसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। अब ये क्यों करते हैं मैं पूरा आपको बता दूंगा। मतलब हर कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी चीज है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, अकाउंट्स में हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। कोई भी चीज ऐड होती है तब भी लॉजिक है, और अगर वो माइनस हो रही है तब भी लॉजिक है। तो मैं इस तरह का अप्रोच आपको लेके पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी चीज ना रटनी ना पड़े। फिक्स कॉस्ट जब कंट्रीब्यूशन में से यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट। आप पहले इसको नोट करें, फिर हम इसके आगे चीजों को समझना शुरू करते हैं। ये है हमारी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है ये ध्यान से देखिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हम हमेशा क्या प्रिपेयर करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, सबसे पहली चीज इनकम स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पर हम बनाएंगे, इस स्टेटमेंट से हमको ये पता लगेगा कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन को करने में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन होगा उसका, तो उसको आगे फर्दर सेल भी करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है, अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस का जो एंड मोटिव होता है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमें ये पता लगे टू डिटरमाइन आर प्रॉफिट। यहाँ से हमें ये फाइंड करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये चीज पहले क्लियर है कि हम इनकम स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन के लिए, कि एंड में जाके हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और बेचने पे जो पूरा प्रोसेस हमने किया है, क्या उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इतनी बात ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये इनकम स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लें। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चले। तो अब देखो कैसे करेंगे, ये नोट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, इसी इनकम स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे।
तो सबसे पहला एक एक करके मैं यहाँ से क्या करूँगा, कुछ टर्म्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो को एक बार पॉज कर लें और ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इसको आप क्या कर लेंगे, इन नोट। अब सबसे पहली चीज जो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़नी है वो पढ़नी है ये, आज का जो हमारा पहला होने वाला है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ते वक्त कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अब एक बार इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको पीछे ले जाता हूँ इस इनकम स्टेटमेंट में। देखो मैंने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई ना, अब ये ऐसे क्यों बनती है, देखो हमें ये पता है, मैं इसको आपको दोनों दो तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप मुझे बताना आपको कौन से वाले मेथड से समझ में आया। देखो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने उसकी सेल करी, तो सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करोगे कि हमारी कितनी सेल हुई। लेकिन आपको ये पता है जब भी किसी प्रोडक्ट में सेल होती है तो क्या वो सारा का सारा अमाउंट सेल का होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनके सामने ना अमाउंट लिखना शुरू करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मेट आपने बना लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से रब करता हूँ और इसके आगे एक अमाउंट लिख के आपको समझाता हूँ कि ये इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनती क्यों है, क्यों इसको माइनस ही करते हैं, ऐड क्यों नहीं करते, इसके पीछे का लॉजिक ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे अमाउंट लिखना शुरू करता हूँ। तो देखो सबसे पहला अमाउंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स का। मान लेते हैं सेल्स है हमारी 10,000, यानी जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ना, उसे बेच के हमें कितने पैसे मिले, 10,000। अब आप मुझे खुद बताओ, ये प्रोडक्ट बेचने से पहले बना होगा, और बनाने में किसी भी प्रोडक्ट को क्या आती है, कॉस्ट आती है। कॉस्ट कल के लेक्चर में हमने जो उससे प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट कितने तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज पहले उस लेक्चर को देखें, वहां मैंने बहुत डिटेल में फिक्स कॉस्ट के और तीनों कॉस्ट अपनी वहां पे डिस्कस करी हुई है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है ना 10,000 का, क्या ये सारा का सारा सेल का पैसा होगा इसमें, मतलब ये सारे के सारे जो 10,000 हमें मिले, सारा का सारा जो अमाउंट हमें ये मिला, इसमें से कुछ हमारी कॉस्ट भी तो होगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 10,000 रुपये मिले, इसमें से पहले हम अपना वो अमाउंट हटाएंगे जो हमने खुद अपनी पास से, अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से खुद खर्च किया। वेरिएबल कॉस्ट हमारी जेब से गई है ना, खुद हमने खुद वेरिएबल कॉस्ट को लगा के प्रोडक्ट बनाया। तो हम क्या करेंगे, 10,000 जैसे ही मिलेंगे ना, इसमें से क्या करेंगे, वो अमाउंट हटा देंगे जो खुद हमारी जेब से लगा है। मान के चलते हैं यहाँ पे 3,000 रुपये हमें अपनी जेब से यूज करने पड़े, तो 10,000 मिले, 3,000 रुपये तो वो पैसा हमने हटाया जो हमने खुद खर्च किया था। अब हमारे पास पैसे रह गए सिर्फ 7,000। यहां तक ठीक है, ये क्या रह गए हमारे पास, 7,000। अब ये तो वो पैसा था जिसका नाम था वेरिएबल कॉस्ट, 3,000 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट थी। फिक्स कॉस्ट भी हमारी इस प्रोडक्ट को बनाने में लगी थी, मान लेते हैं वो लगी थी 5,000। 7,000 हमारे पास बचे, 5,000 तो इसमें से फिर हमने वो हटा दिया जो फिक्स कॉस्ट हमारी जेब से खुद पे करी गई है। तो अब कितने पैसे रिमेनिंग बचे, 2,000। तो ये वो पैसा था जो हमारा क्या कहलाया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्यों बोला इसे, प्रॉफिट इसलिए बोला, 10,000 रुपये जब आपने किसी सामान को 10,000 रुपये का बेचा ना, तब जाके आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा मिले ये आपकी इनकम है, इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। एक बार मुझे बताओ, ये सब सारी चीजें समझ में आई, क्या 10,000 पूरी के पूरा हमारा प्रॉफिट है, नहीं। इस 10,000 में से पहले हम वो पैसा हटाते हैं, वो अमाउंट हटाते हैं जो हमने खुद पे किया हुआ रहता है, किस फॉर्म में, कॉस्ट की फॉर्म में। तो ये 10,000 जैसे ही हमको मिले, इसमें से हम पहले वो अमाउंट हटाएंगे जो हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते वक्त यूज किया था, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ये हटाने के बाद लास्ट में हमें पता लगा कि 2,000 रुपये हमारे क्या बचे, प्रॉफिट के बचे। और प्रॉफिट क्या होता है, जितने का सामान बेचा, यानी 10,000 रुपये का सामान हमने बेचा, तो जो बेचने पे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो कितना हुआ, 2,000। इस चीज को मैं और डिटेल से करता हूँ, देखो कैसे। आपने स्टार्टिंग में अपनी जेब से कितना पैसे लगाए थे, 3,000 रुपये तो लगाए थे आपने वेरिएबल कॉस्ट के।
और 5,000 रुपये आपने क्या लगाए थे फिक्स कॉस्ट के, तब जाके आपका प्रोडक्ट 8,000 रुपये का क्या हुआ था, रेडी हुआ था। किस चीज के लिए, बेचने के लिए। यानी 8,000 रुपये में ना आपका प्रोडक्ट क्या हो चुका है, रेडी फॉर सेल। लेकिन अगर आपने 8,000 का अपनी जेब से लगाया और 8 ही हजार का उसको सेल कर दिया, तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। इस केस में आपने क्या किया, 10,000 रुपये का हमने सेल किया। तब पता लगा कि जो प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में 8,000 का बन रहा था ना, उसे मार्केट में हमने 10,000 का क्या करा है, सेल किया है। इसकी वजह से क्या हुआ, 8,000 रुपये की चीज को 10,000 में बेचा, इसीलिए 2,000 रुपये का हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। तो ये होती है हमारी इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें इस इनकम स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये कंट्रीब्यूशन। ये नाम क्यों आया कंट्रीब्यूशन? अब इसका मैं आपको, ऑल्दो मैं तो बुक्स में आपने देखा होगा बहुत तरह की इसमें डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको उसकी एक ऐसी डेफिनेशन बताता हूँ। ये डेफिनेशन कहीं लिखी भी नहीं है, इसको मैंने एनालाइज किया है। मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है, हम इसको इस तरीके से इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है समझते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन, इसके नाम पे जाते हैं। ये क्या कह रहा, आपने सुना, एक चीज मैं आपसे यहाँ पे पहले पूछना चाहूंगा कि आपने देखा होगा स्कूल में हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज के लिए। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि हमें कोई चीज परचेज करनी है क्लास में, हमने सभी स्टूडेंट्स को बोला कि साहब थोड़ा 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 पैसा सब लोग कंट्रीब्यूट करो। कंट्रीब्यूट का मतलब कि एक जने को पूरा पैसा नहीं देना, सबको थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना है। ये जो अमाउंट सब थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी बड़े काम को करने के लिए जब बहुत सारे लोग थोड़ा 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 अमाउंट देते हैं, उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी मिला के जब लेते हैं। यही टर्म यहाँ पे यूज करी गई है। अब देखो इन कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कंट्रीब्यूशन क्या बना, ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इसको अभी जब आप पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तब आप समझिएगा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन स्कूल में हमें पता है यही होता है, जब सब थोड़ा थोड़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वर्ड कंट्रीब्यूशन क्यों लिखा गया, हमें इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास कितने पैसे आए थे, 10,000। 3,000 हमने वेरिएबल कॉस्ट के निकाल लिए, अब हमारे हाथ में कितने रह गए, 7,000। ये 7,000 क्या है, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन ये बताता है कि इसने, इस अमाउंट ने, इस 7,000 के अमाउंट ने आपको अपने प्रॉफिट तक पहुंचने में कितना योगदान दिया। मुझे लगता है नहीं समझ में आया होगा, अब आएगा। देखो मैंने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इस अमाउंट ने, अमाउंट कितना है यहाँ पे, 7,000, इस 7,000 ने आपको प्रॉफिट तक पहुंचने में कितनी हेल्प करी, इसी को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कैसे, अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो ये चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी। अगर मान लेते हैं आपकी 10,000 के बदले सेल्स हो जाए 7,000, ये ठीक है। 3,000 आपकी अभी भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, यानी अब आपने 10,000 का सामान 7,000 में बेचा। जो सामान आप पहले 10,000 का बेचते थे, उसे कितने में बेचा, 7,000 में। तो अब देखते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या, देखो 7,000 मिले, 3,000 आपने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट हटा ली। अब कितना बचा बैलेंस, 4,000। 4,000 बचा। अब फिक्स कॉस्ट, अब देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा। फिक्स कॉस्ट आज भी कितनी है, 5,000। अब देखो 4,000 तुम्हारे पास बचे हुए पैसे और फिक्स कॉस्ट तुमने 5,000 दे दी, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें 1,000 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। अब यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन ने क्या काम किया, इसको, इस अमाउंट को, कौन सा वाला मैं हाईलाइट करके बताता हूँ कि इस अमाउंट को कंट्रीब्यूशन ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते। उसका रीजन देखो, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको दो चीजें आपकी रिकवर करके दे दे, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। यानी इस अमाउंट ने दो चीजें आपको रिकवर करके दी, एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट 5,000 और एक आपको दिया प्रॉफिट।
यानी कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होता है जिसमें आपकी दो चीजें रिकवर होंगी, हमेशा दो चीजें रिकवर होंगी कंट्रीब्यूशन से। मतलब कंट्रीब्यूशन से दो चीजें आपकी रिकवर होती हैं। एक, जितनी फिक्स कॉस्ट आपने यूज करी, एक तो वो अमाउंट रिकवर होता है। दूसरा, जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो रिकवर होता है। अब ये कंट्रीब्यूशन से देखो बिजनेस में कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। थियोरेटिकल तो मैं आपको ये भी बता सकता था कि ये नोट कर लो, ये फॉर्मुलेज है और आगे बढ़ जाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनो। कंट्रीब्यूशन क्या है? जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ना कंपनी के पास, बिजनेस के पास, आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। कैसे? देखो अभी बता देता हूँ। अगर मान ले जाए यही सेल्स आपने 20,000 की कर दी, वेरिएबल कॉस्ट तो आज भी 3,000 की रहेगी। अब कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा? 17,000। फिक्स कॉस्ट देखो आज भी 5,000 है, ये डिडक्ट। अब कितना आ गया ये? 12,000। ये देखो तीन केस मैंने आपके सामने लिखे। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट किसकी वजह से इफेक्ट डाल रहा? क्या सेल्स की वजह से इफेक्ट डाल रहा या कंट्रीब्यूशन की वजह से इफेक्ट डाल रहा? ऑल्दो सेल्स की वजह से डाल रहा, लेकिन आगे मैं आपको बता दूंगा कि सेल्स की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन चीज इफेक्ट पड़ती है कंट्रीब्यूशन की। देखो जितना ज्यादा कंपनी के पास, बिजनेस के पास जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट उसके पास आ रहा। कंट्रीब्यूशन होता क्या है? वो अमाउंट जो हमें क्या करके देता है। देखो कंट्रीब्यूशन की बहुत सारी डेफिनेशन आपको बता सकते हैं। पहले एक एक करके सुनते हैं। कंट्रीब्यूशन की सबसे पहली डेफिनेशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगा वही हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन। यहां तक सही है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, जो अमाउंट बचेगा वो क्या है? हमारा कंट्रीब्यूशन। पहली डेफिनेशन। दूसरी, कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होता है जो हमें दो चीजें रिकवर करके देता है। रिकवर का मतलब हमें वापस लाके देता है। पहली चीज हमारी क्या वापस लाता है? एक तो फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट अगर मेरे हाथ में, मेरे इस हाथ में अगर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है, इसमें दो चीजें इंक्लूड है। क्या? एक तो फिक्स कॉस्ट जो मैंने अपनी जेब से लगाई थी, तो वो मेरी वापस आ जाएगी। दूसरी चीज, फिक्स कॉस्ट के बाद जितना भी पैसा एक्स्ट्रा मेरे हाथ में, वो सारा का सारा मेरा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन हमें दो चीजें रिकवर करके देता है, एक तो हमारी फिक्स कॉस्ट और दूसरी हमारा प्रॉफिट। कंपनी के पास, बिजनेस के पास जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। यहां तक सही है? अब आओ इसकी ये डेफिनेशन देखो। अब जो मैंने बोला ना वही यहाँ पे लिखा हुआ। देखो क्या कह रहा है? द टर्म कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। पीछे देखो इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स में से जैसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जो हमारे पास आता है यही कंट्रीब्यूशन होता है। और यही हमारी डेफिनेशन कह रही, द टर्म कंट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। दूसरी चीज, contribution may be defined as the contribution of a firm to cover two things। मैंने बोला था आपको contribution क्या होता है, कि एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए contribution वो अमाउंट होता है जो उसको दो चीजें रिकवर करके देगा। पहली, फर्स्टली एनी फर्म वांट टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट, यानी हर फर्म ये चाहती है कि उसके पास इतना कंट्रीब्यूशन हो कि एक तो वो अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ले, उसके बाद एंड दियर बाय एवरी एडिशनल रुपी ओवर फिक्स कॉस्ट शैल कंट्रीब्यूट टुवर्ड प्रॉफिट। और फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के बाद जितना भी एडिशनल अमाउंट हमारे पास बचेगा वो कंपनी का क्या बन जाता है? बिजनेस का क्या बन जाता है? प्रॉफिट। ये सही है कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन को देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला आप रटना चाहो तो रट लो, और अगर आप इसको लॉजिकली समझो तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक्स है। देखो कंट्रीब्यूशन हम कैसे, जब भी आपके पास सेल्स हो, सेल्स में से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट हटाते हो, वो क्या निकल के आता है? हमारा कंट्रीब्यूशन। लेकिन क्या जरूरी है हम ऐसे ही जाए? देखो मैं अब आपको बताता हूँ, ऐसा जरूरी है कि हम जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करें तभी कंट्रीब्यूशन आएगा? नहीं। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कंट्रीब्यूशन जरूरी है ऊपर से नीचे जाए। अगर हमें फिक्स कॉस्ट पता हो
अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट इन दोनों अमाउंट को ऐड करने तो क्या हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? बोले कैसे? देखो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तभी प्रॉफिट आता था। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन हमारी दो चीजें कवर करता है, एक तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। यानी मैं इनडायरेक्ट वे में ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरे इस हाथ में फिक्स कॉस्ट है और इस हाथ में प्रॉफिट है, तो ये दोनों चीज अगर मैं मिक्स कर दूं तो यही मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, कंट्रीब्यूशन को कहने का एक तरीका मेरे पास ये भी है कि कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये भी हमारा क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। और एक फॉर्मूला ये ऊपर लिखा है। सही है, मैंने कंट्रीब्यूशन को बहुत डिटेल में समझाया। सही है, मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि किसी को कहाँ पे डाउट है। अगला बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ इसका एग्जांपल नोट करें। एक एग्जांपल से मैं आपको कंट्रीब्यूशन और डिटेल में बताता हूँ। तो आप लिखें, देखो, यूनिट प्रोड्यूस। अब ये एग्जांपल है, आपको नोट करना है। यूनिट प्रोड्यूस, मान लेते हैं हमारा बिजनेस है, हमने 10,000 यूनिट्स क्या करी है? प्रोड्यूस करी है। ये ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम मान लेते हैं कि हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम मान लेते हैं इसकी, चलो ₹10 मान लेते हैं आसान करने के लिए कैलकुलेशन। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मान लेते हैं हम, कितनी माने बताओ? चलो 5 मान लें, 6 मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन है, मुझे बताना है, आपको बताना है, कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन। कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। अब जब भी मैंने आपको बोला कंट्रीब्यूशन या कुछ भी कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्टिंग में करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, मेथड नंबर 1, ये हमारा मेथड 1 है कि क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम, पेन का कलर चेंज करता हूँ, फिर बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो हेडिंग लगाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले क्या आती है? सेल्स। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल्स। अब देखो, सेल्स कितनी है? टोटल यूनिट्स हमने कितनी प्रोड्यूस करी? 10,000। तो भाई जितनी प्रोड्यूस करी, हम मान रहे सारी की सारी हमने क्या करी होगी? बेच दी होंगी। और एक यूनिट का प्राइस कितना है? 10। तो यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये ठीक है। कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस करोगे। अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मैंने कल आपको बताया था कि पर यूनिट के जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता रहता है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहती है। तो देखो, हमने कितनी यूनिट्स बनाई? 10,000। और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 60,000। अब सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट हम हटाते हैं, तो जो बैलेंस हमारे पास निकल के आता है, इसी को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। इसी को बोलेंगे यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन, और ये हो जाएगा हमारा 40,000। ये ठीक है। ये तो था हमारा इसको करने का मेथड नंबर 1। अब इसके बाद चलते हैं जरा अपने मेथड नंबर 2 में। ये ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। यही है, ठीक है, ये नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा तो मैं इसको करता हूँ रब। अब बढ़ते हैं हम इसी को सेकंड मेथड पे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हमारा कौन सा था? फर्स्ट मेथड, इनकम मेथड। अब करते हैं इसका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे? जो अभी हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े, जो हमने अभी पीछे फॉर्मूले पढ़े, उन फॉर्मूलों का यूज करके देखते हैं क्या उससे निकल रहा। तो हेडिंग आप इसमें लिखो मेथड नंबर 2। ये हमारा क्या है? मेथड नंबर 2 है। अच्छा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, कॉन्ट्री जो ब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप बोलोगे देखो, पीछे फॉर्मूला तो क्या लिखा हुआ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट की दे रही थी, तो मैं सेल्स भी क्या लूंगा? एक यूनिट की। और वेरिएबल कॉस्ट अगर मुझे एक यूनिट की दे रही थी, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी पर यूनिट लूंगा। अब देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में कितनी है? 10।
और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 6। तो यहाँ से देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा, ये आएगा ₹4 पर यूनिट। लेकिन कंट्रीब्यूशन तो हमें कैसा चाहिए होता है इन टोटल में, यानी कि हमें तो एक यूनिट का नहीं बताना, हमने तो यूनिट कितनी बनाई 10,000। तो बताओ यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा टोटल, अगर मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ से होने वाला है कि एक यूनिट में ₹4 मिल रहे हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारी 10,000। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ से ₹40,000। ये सही है। तो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन। उम्मीद है मुझे इस एग्जांपल से मैंने दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस करें और आपको कंट्रीब्यूशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन केस फिर भी अगर कंट्रीब्यूशन आपको नहीं समझ में आया ना, तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लें, और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, जहाँ पर आपको डाउट हो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, वीडियो को पॉज कर लें और ये सारी जितनी भी आपकी थ्योरी और फॉर्मूलेज लिखे हुए इसको नोट करते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या है पीवी रेशो। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पीवी रेशो, इसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। जो पीवी रेशो होता है ना, ये रिलेशनशिप बताता है। देखो उसमें दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है पीवी रेशो को पढ़ते वक्त। जो पीवी रेशो होता है ना, ये हमें एक तो रिलेशन बताता है किसके बीच में, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसको कहने का तरीका ये है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी इसको बोलते हैं। पीवी रेशो, अब जैसे ये पॉइंट नंबर 3 है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ, अगर पीवी रेशो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ पीवी रेशो इज 40%, तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि वो आपसे ये कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है ना वो पूरी सेल्स का कितना है 40%। इसका मतलब कभी कभी पीवी रेशो क्वेश्चन में गिवन होने का मतलब ही ये होता है कि आपको पूरी सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है ये पीवी रेशो बताता है। पूरी सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है ये क्या बताता है, पीवी रेशो बताता है। अब ये तो थी आपकी वो जो नॉर्मल थ्योरी। अब इसमें वो चीज जो बुक्स में नहीं है, जो मुझे लगता है कि मैंने एनालाइज करी है, मैं वो बताता हूँ आपको। अच्छा देखो ये तो ठीक है कि ये बता देता है पीवी रेशो। वैसे जो मुझे लगता है जहां तक पीवी रेशो क्या बताता है, पीवी रेशो आपको, आपके पास देखो उसका नाम क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ऐसा रेशो जिसमें प्रॉफिट और वॉल्यूम दोनों आए। अब वॉल्यूम क्या होता होगा, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, सेल्स। यानी ये वो रेशो है जो आपको ना ये बताएगा एक तरीके से कि इनडायरेक्टली नहीं बताएगा, ये आपको इनडायरेक्ट वे में ये बताने की कोशिश करेगा कि आपकी सेल्स और प्रॉफिट के बीच में क्या रेशो रहेगा। अब ये बुक्स में नहीं है, बहुत लोग बोल सकते हैं ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। मैं अभी आपको प्रूफ कर दूंगा कैसे। देखो मैंने क्या बोला, ये रेशो बताता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशो बताता है। मैं बोल रहा हूँ ये कंट्रीब्यूशन सेल्स का रेशो तो बताता है, लेकिन आप अगर इसे ध्यान से देखो ना, ये आपको प्रॉफिट और सेल्स का रेशो बताएगा। देखो ये क्या करेगा, मैंने बोला ये एक तरीके से जो ये रियल में बताता है वो बताता है कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशो। इसका मतलब पीवी रेशो बताता है कि पूरी सेल्स में कंट्रीब्यूशन का कितना पार्ट है, पूरी सेल्स में कंट्रीब्यूशन का कितना पार्ट है। इस चीज को एक और तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि ये आपको ये भी बता सकता है कि पूरी सेल्स में प्रॉफिट का कितना पार्ट है। अब बोलो कैसे, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, फिक्स कॉस्ट होती है एक तो, और एक हमारे पास प्रॉफिट का एलिमेंट होता है। पीवी रेशो से आप ये भी बता सकते हो कि पूरी सेल्स में प्रॉफिट कितना होएगा। ये कैसे, देखो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगी। अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो क्या, सेल्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ये मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। क्या फिक्स कॉस्ट कभी भी बढ़ती है, नहीं। आप 1 रुपए की सेल्स करो तब भी फिक्स कॉस्ट, आप 10,000 रुपए की सेल करो तब भी फिक्स कॉस्ट सेम। इसका मतलब सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगी आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा।
कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या बढ़ता होगा? क्या फिक्स कॉस्ट कभी बढ़ती होगी? नहीं, वो तो हमेशा सेम रहती होगी। इसका मतलब अगर सेल्स बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स कॉस्ट तो कभी बढ़ती नहीं, तो बढ़ता क्या होगा? प्रॉफिट। इसका मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हमारी सेल्स इंक्रीज करेगी, इनडायरेक्ट वे में प्रॉफिट ही बढ़ता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहती है। इसीलिए पीवी रेशो जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन दिया रहे ना, और कहीं पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 40%, तो ये बताता है कि का पूरी सेल्स में कंट्रीब्यूशन का कितना परसेंट है। ये ठीक है। और ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि पीवी रेशो आपको ये भी बता देता है कि इनडायरेक्ट वे में कि पूरी सेल्स में प्रॉफिट का कितना मतलब कितना रेशो है। ये क्लियर है। अब एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आपको क्या ये सब इतना थ्योरी समझनी पड़ेगी? समझेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो ये 3 फॉर्मूले हैं। वो जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, पीवी रेशो हम समझ गए क्या होता है, ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशो बताता है, पहली चीज। ठीक है, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी बोल देते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है ना कि 40% पीवी रेशो, अगर हमें 40% दे रखा, तो हम क्या इससे अनुमान लगाएंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है ना वो पूरी सेल्स का कितना है, 40% है। अब इसी से ना देखो ये क्या है, दिस रेशियो रिफ्लेक्ट्स चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट। यही बात मैं बोल रहा था आपको कि ये क्या बताता है कि जैसे जैसे सेल्स चेंज होती है ना, प्रॉफिट भी आपका चेंज होता रहेगा। अब अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, सेल्स डिक्रीज होगी प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखो पीवी रेशियो को कहने का पहला तरीका है कि कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। यानी कि अगर इसी को, यानी जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, इसी को मुझे दूसरे तरीके से लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स का मतलब है, क्योंकि ये रेशो है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशो को हम कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इंटू 100 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले आप मुझे बताओ ये पीवी रेशो समझ में आया, फिर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो केस 1। अब इसको डिटेल में मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। तो केस 1 लिखो कि देयर इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन। ये केस 1 है। एक एक करके देखते हैं कि पीवी रेशो में क्या फर्क पड़ता है जब प्रोडक्शन में चेंज होता है। ठीक है, तो इसके लिए व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन, ये फर्स्ट वो है। अब इसमें एग्जांपल हम, ये केस 1 है, इसका एग्जांपल लिखो। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड हमने करी 10,000। 10,000 यूनिट्स हमने क्या करी है, यूनिट प्रोड्यूस करी है। फिर लिखते हैं इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख लेते हैं ₹10। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे ₹6। अब इसमें क्या है कि ये जो दोनों चीज है ना, ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रिमेन सेम है। यानी यूनिट प्रोड्यूस या मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रोडक्शन चाहे चेंज हो चाहे ना हो, ये सेलिंग प्राइस यानी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस हमेशा 10 रहेगी, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट भी हमेशा क्या रहेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है इन दिस केस। इस केस में हम इसको क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि ये चेंज नहीं हो रही है। यहाँ तक ठीक है। अब आपसे पूछा है, देखो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि आप मुझे पीवी रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो कुछ भी कैलकुलेट करना हो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। तो हमेशा क्या बनाएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बना लो, एक इनकम स्टेटमेंट। तो हेडिंग इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले बताओ क्या आता है, सेल्स आती है। और सेल्स कितनी हो जाएगी, देखो एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, और हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी थी, 10,000। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख। यहाँ तक ठीक है। फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। देखो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6, और हमने यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी, 10,000। तो ये कितना हो जाएगा,
60,000। अब बताओ 1 लाख में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 40,000। ये ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को जैसे ही माइनस करते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। तो इसको लिख लेंगे कंट्रीब्यूशन। ये ठीक है। इसके बाद इसमें से अब फिक्स कॉस्ट तो हमें गिवन है नहीं, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है नहीं। अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट गिवन हो तो माइनस करते फिर आ जाता प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने पीछे देखा था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में देखो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 40,000। तो कंट्रीब्यूशन को लिख दो यहाँ पे 40,000 और सेल्स कितनी है हमारी 1 लाख। तो सेल्स लिख देते हैं हमारी 1 लाख और इसको इंटू 100 करोगे तो ये आप देखोगे कितना आएगा 40%। यहाँ तक ठीक है। कोई डाउट इसमें, डाउट हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं देख लूंगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं आगे कंडीशन को बढ़ाते हैं। अब इसी के नीचे लिखो, इसी के नीचे आप लिखो। देखो मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको भी थोड़ी देर में मिटा दूंगा, आप ये एग्जांपल नोट करके रखना। ठीक है। इसी के नीचे अब आप लिखो ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या करा प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर साल के बीच में ही क्या हुआ पहले 10,000 यूनिट बन रही थी, अब हमने क्या करा प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय ये इंक्रीज है इंक्रीज बाय 30%। 30% से हमने क्या करा अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो अब बताओ अगर 30,000 से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा सो नाउ तो अब यूनिट प्रोड्यूस कितनी होने लग जाएगी 30 तो ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं इसको 20% कर लेते हैं। आप 20% हो जाएगा। ठीक है। इसको करेक्ट करके 30 की जगह कर लो 20%। ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय 20% कर लेते हैं। तो बताओ अब यूनिट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी यूनिट प्रोडक्शन कितना हो जाएगा हमारे साथ पहले 10,000 हो रही थी अब 20% हो गई तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। ये ठीक है। अब यानी कि हमें जो अब जो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी वो कितने यूनिट्स की बनानी पड़ेगी 12,000 यूनिट्स की। तो फिर से क्या करते हैं एक और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखो ये पुरानी वाली जो है ये आपने नोट कर ली होगी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप क्या करेंगे इसी के नीचे यहाँ पे आपने लिखा होगा यूनिट प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स, इसके नीचे नई इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर से ऐसी हेडिंग लगाओ इनकम स्टेटमेंट और अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सही है। ये मैं सब मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब आप इसके नीचे एक और नई इनकम स्टेटमेंट बनाइए। अब यूनिट्स कितनी बन रही है 12,000 यूनिट्स के लिए बन रही है। ये ठीक है। सेलिंग प्राइस एक यूनिट की आज भी कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा होता है देखो सेम है। इसका मतलब आज भी सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 10 है, लेकिन अब हम कितनी सेल कर रहे हैं यूनिट्स 12,000। तो सेल्स कितनी हो जाएगी 1,20,000। ये ठीक है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट देखो एक यूनिट की कितनी है 6, हम कितनी सेल कर रहे 12,000। तो ये कितना हो जाएगा 12 कितना होता है 72। 12 72 सही है। तो उसमें से घटा दो कितना आएगा ये 72 100 80 90 100 बताओ भाई 48,000। ये ठीक है। यानी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया 48,000। अब देखते हैं पीवी रेशो। अब फिर से क्या निकालेंगे पीवी रेशो निकालते हैं। तो फिर से पीवी रेशो का फॉर्मूला लिखो पहले दोबारा से। ये दोबारा से फॉर्मूला लिखना। अब ये मत बोलना आप नहीं लिख रहे भाई मेरे पास स्पेस कम है, तो तुम जरूर लिख लेना इसके नीचे हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना वरना एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन करते हुए शॉर्टकट मारने के चक्कर में मत पड़ना। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो बताओ यहाँ से पीवी रेशियो कितना आ जाएगा। तो पीवी रेशियो आप देखोगे। अब बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 48 और सेल्स कितनी हो गई है 1,20,000 और इसको कर देंगे इंटू 100। तो ये देखो कितना आएगा ये आएगा अभी भी 40%। तो इससे क्या समझ में आया आपको ये बताओ। देखो इससे हमें ये समझ में आया कि चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो चाहे ना हो पीवी रेशो पे
प्रोडक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब पीवी रेशो कभी भी प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से, या यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट प्रोडक्शन किस चीज का, यूनिट का। देखो पहले 10,000 बना रहे थे, अब कितनी बना रहे, 12,000। यानी कि क्या पीवी रेशो में फर्क पड़ा? पहले भी 40% आ रहा था, अभी भी 40% आ रहा। इसका मतलब पीवी रेशो का यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से पीवी रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो केस बनता, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन, यानी हम अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करें ना, पीवी रेशो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक नोट लिखो इसके नीचे, नोट लिखो, मैं बोल रहा हूं आप नीचे नोट लिखो, नोट लिखो। इफ ड्यूरिंग द ईयर, if during the year production changes, during the year production changes, provided selling price per unit, provided selling price per unit and variable cost per unit, variable cost per unit remain constant, remain constant, comma, in such a case, in such a case PV ratio shall also remain constant. In such a case PV ratio shall remain constant. कहने का मतलब अगर आपकी यूनिट इंक्रीज होए या ना होए, अगर आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर कांस्टेंट है ना, तो और सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो यूनिट प्रोड्यूस जो आप कर रहे हो उसमें चेंज होने से पीवी रेशो में कोई भी चेंज नहीं होता। ये ठीक है। अब यहां से करते हैं हम केस नंबर 2। अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, मुझे लगता है केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप लिखेंगे, केस नंबर 2 में लिखें व्हेन देयर इज, when there is a change in, when there is a change in selling price per unit, when there is a change in selling price per unit। ये ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखो, एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो इस बार भी ले लेते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड, और वीडियो को शेयर वेयर कर दो यार, तुम्हें पास होना है, औरों को भी तो होना है, शेयर कर दो। यूनिट प्रोड्यूस कितनी है, 10,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं, चलो वही लेते हैं पुराना वाला एग्जांपल, ₹10। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं ₹6। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले वही करेंगे, अगर ये है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीवी रेशो हमें कैलकुलेट करना है। पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनकम, वो इनकम स्टेटमेंट। तो बनाओ एक इनकम स्टेटमेंट, हेडिंग लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आती है हमारी, सेल्स। तो देखो सेल्स, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10, और हमने यूनिट्स कितनी बनाई, 10,000। तो इनकम कितनी हो गई हमारी, यहाँ से सेल्स कितनी हो गई, 1 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6 है, हमने 10,000 यूनिट्स बनाई, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 60,000। इसे माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 40,000। ये ठीक है। तो सेल्स में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 40,000। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब कैलकुलेट करते हैं जरा पीवी रेशो। पीवी रेशो को फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या होता है पीवी रेशो को फॉर्मूला होता है, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू, हमने अभी पीछे पढ़ा, क्या होता है बताओ, सेल्स, सॉरी सेल्स नहीं, क्या होता है,
कंट्रीब्यूशन, जी बिल्कुल सही कहा आपने, मन की बात आपके मेरे कानों तक। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये सही है। कंट्रीब्यूशन बताओ देख के यहाँ पे कितना है, कंट्रीब्यूशन है 40,000 और सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स है हमारी 1 लाख। तो 1 लाख का 40,000 बताओ कितना परसेंट होगा, ये हो जाएगा 40%। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब इसमें जरा थोड़ा क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं। इसी क्वेश्चन के नीचे लिखना ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर selling price per unit, during the year selling price per unit increased by 20%। अब ध्यान से देखो, यूनिट पिछला केस हमने क्या पढ़ा था, उसमें यूनिट प्रोड्यूस हमारी 20% हो रही थी, इस बार यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रही हमारी, इंक्रीज नहीं हो रही है यूनिट। जो हमारी पहले जो हमने केस 1 पढ़ा था उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस जो थी वो 20% इंक्रीज कर रही थी। इस केस में यूनिट प्रोड्यूस तो रिमेन सेम, लेकिन अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ही हमने इंक्रीज कर दी 20%। तो बताओ यहाँ से सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, देखो अभी कितनी है 10, और इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, डायरेक्ट निकाल, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा ₹12। मतलब अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट सीधा सीधा कितनी होने वाली है, 10 से बढ़ के कितनी हो गई, ₹12। ये मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई ₹12। अब क्या करेंगे, फिर से एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखते हैं पीवी रेशो में क्या चेंज आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसी के नीचे एक और ऐसे लेक्स लिखो, पीवी रेशो। और मैं ये मिटा रहा हूँ भाई, तुम मिटा बना के नहीं, इसी के नीचे दोबारा एक और वो बनाओ स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट लिखो, इनकम स्टेटमेंट, और ये फिर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट, अब देखो, अब हमें ये बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी हो गई। अब हो गई सेलिंग प्राइस, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 12, यानी अब एक यूनिट हम 12 रुपए की बेच रहे। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, आज भी 10,000 है, तो कितना हो गया ये 1,20,000। यहाँ तक ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट देखो पहले भी 6 थी, आज भी 6 थी, तो वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये हो जाएगी हमारी 60,000। यहाँ तक ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही माइनस करते हैं हमारा क्या निकल के आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000। अब पीवी रेशो देखते हैं, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा से फॉर्मूला लिखो नीचे, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ये होता है पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन देखो कितना है 60,000, अब सेल्स कितनी है 1,20,000। तो यहाँ से आप देखो पीवी रेशो कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करो 50% आना चाहिए, है ना, 50% आ रहा है, सही है। इसका मतलब अब पीवी रेशो चेंज हो गया, तो बताओ अब पीवी रेशो चेंज क्यों हुआ। पीवी रेशो अब इसलिए चेंज हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस में एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा तो पीवी रेशो में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और अगर सेलिंग प्राइस सेम रहेगी तो पीवी रेशो सेम रहेगा, चाहे आप कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करते रहो। तो उसके नीचे एक नोट लिख लो, नोट ये लिखो, पीवी रेशो, इसके नीचे नोट में लिखो पीवी रेशो शैल नॉट रिमेन कांस्टेंट, पीवी रेशो शैल नॉट रिमेन कांस्टेंट if there is a change in, if there is a change in a selling price per unit। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में चेंज आएगा ना, तो पीवी रेशो में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहे तो पीवी रेशो में कभी भी चेंज नहीं आता, चाहे आप कितनी भी यूनिट्स इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, कांस्टेंट रखो। सेलिंग पीवी रेशो हमेशा किससे चेंज होता है, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस अगर चेंज होगी तो पीवी रेशो भी चेंज हो जाएगा। और अगर वो कांस्टेंट रहेगी तो पीवी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिर चाहे आप कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। तो ये था पीवी रेशो। मुझे लगता है अब आपको पूरे डिटेल में
समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सही है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका ये। तो क्या करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और एक बार सारी थ्योरी नोट करो, उसके बाद समझते हैं कि ये क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट नोट कर लिया होगा, तो चलो बढ़ते हैं। देखो ब्रेक इवन पॉइंट ना ऐसा पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको, तो सबसे पहली बात तो ये कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है हर तरह के बिजनेस में। हर तरह का बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करता है। अब होता क्या है, ये दूसरी चीज, ब्रेक इवन पॉइंट होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अब वो सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि हम, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होगा कि मैं इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करूं कि मुझे प्रॉफिट जीरो हो। कहने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जब भी किसी बिजनेस का होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में अगर कोई बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट पर है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि वो बिजनेस ना ही प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। इतना आपको समझ में आया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि मैं इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल कर दूं, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या कर दूं, सेल कर दूं, जिससे मुझे ना ही प्रॉफिट हुए और ना ही सेल हुए। यानी ब्रेक इवन पॉइंट में अगर कोई बिजनेस है तो उसे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। ठीक है, यही चीज है। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे इस पी से। ये पी क्या बताता है, ये पी बताता है नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट में जब भी ब्रेक इवन पॉइंट्स की बात आएगी तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स कि हमें ना ही उन यूनिट्स को बेचने पर, बेचना जरूरी है ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए, सेल जरूरी है। कहने का मतलब कि इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स मैं सेल करूं कि मुझे ना ही प्रॉफिट हुए और ना ही लॉस हुए। उसी पॉइंट को, उसी नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये सही है। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर मुझे ना प्रॉफिट हुए ना लॉस हुए, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट्स में देखो क्या लिखा है, इन ब्रेक इवन पॉइंट्स वी कैलकुलेट दोज नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्स विद प्रॉफिट इज जीरो। कहने का मतलब हमें इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करने पे, मतलब हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करें कि हमारा प्रॉफिट क्या है, जीरो आए। प्रॉफिट जीरो का मतलब ये है कि ना ही जितने रुपए का सामान हमने बनाया उतने में ही बेच दिया। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट में हमेशा हमारी कॉस्ट रिकवर होती है। ये ध्यान रखें, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी क्या होती है, कॉस्ट रिकवर होती है। देखो मैं इसको एक छोटे से ग्राफ से आपको समझा देता हूँ। मान लिया जाए ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं ये है 1000 यूनिट। 1000 यूनिट हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंटरप्रिटेशन होता है, मैं आपको वो बताता हूँ कि हम क्या क्या यहाँ से अनुमान निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या है, मतलब अगर मैं 1000 यूनिट बेचूंगा ना आज, तो ना ही मुझे प्रॉफिट होएगा ना ही लॉस होएगा। इसका मतलब प्रॉफिट अगर मुझे कमाना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 1000 से ऊपर। और अगर कहीं मैंने 1000 से नीचे सेल करी तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। और 1000 से ऊपर अगर मुझे ले जाना है, प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 1000 से ऊपर को ही क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को सेल करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, जब इसमें प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमें मिलता क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट में हमेशा हमारी रिकवर होती है कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यानी एक प्रोडक्ट को, ये पेन है, इस पेन को बनाने में जितनी कॉस्ट मेरी लग रही है, वो सारी की सारी कॉस्ट मेरी रिकवर हो जाएंगी अगर मैं 1000 यूनिट यानी 1000 पेन अगर एक दिन में बेचूंगा, तो उन पेन की कॉस्ट, उन 1000 पेन की कॉस्ट मेरी रिकवर हो जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहते हैं। ये सही है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमेशा प्रॉफिट क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ये आया समझ में कि क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा कॉस्ट ही सिर्फ रिकवर हो पाती है। तो इस चीज को समझने के लिए अब देखो, अगर प्रॉफिट जीरो होता है तो
यहाँ पर मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। देखो अभी हमने इनकम स्टेटमेंट पीछे पढ़ी। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्स लिखते हैं ना, सेल्स। इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। जब ये वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस हम करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से हमारा क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। तब हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। अब देखो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है। अब हमें पता है कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट में क्या कर रखी है, यूनिट्स को सेल कर रखा। ब्रेक इवन पॉइंट में हमने यूनिट्स को सेल कर रखा है। इसका मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, जीरो। प्रॉफिट जीरो होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। देखो मान लेते हैं सेल्स है यहाँ पे 1000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट आई 300, कंट्रीब्यूशन कितना आया 700। अब फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन हमें दो चीजें दिलवाता है। क्या दिलवाता है, एक तो हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर करवाता है, दूसरा प्रॉफिट रिकवर करवाता है। इस बार देखो कंट्रीब्यूशन 700 रुपए, यानी इसके अंदर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है। प्रॉफिट तो यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब ये सारा का सारा 700 रुपये जो कंट्रीब्यूशन में है, ये किसका होगा, फिक्स कॉस्ट का होगा। तभी तो प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा, जीरो आ रहा। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जब भी ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जब भी ब्रेक इवन पॉइंट होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। क्या आपको दिख रहा है, देखो कंट्रीब्यूशन 700 रुपये किसके बराबर आ रहा, फिक्स कॉस्ट के। देखो यही मैंने लिखा हुआ। अगर प्रॉफिट जीरो हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट के। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज सही है तो देखो कंट्रीब्यूशन अगर मुझे एक यूनिट का पता है और मैं अगर उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हमारी फिक्स कॉस्ट निकलेगी। अब बोले ये कैसे, देखो अभी बता देता हूँ कैसे। आप मुझे ये बताओ, देखो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मान लेते हैं 100 यूनिट्स का ये एग्जांपल चल रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, 100 यूनिट्स का क्या चल रहा है, एग्जांपल चल रहा है। अब बताओ 700 रुपये का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 100। तो एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 7 रुपये। और नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितनी बनाई, 100, क्योंकि ब्रेक इवन यूनिट्स कितनी है 100। तो वो कितना आ रहा, 700। और क्या ये 700 फिक्स कॉस्ट के बराबर है? ये कहाँ से लिया मैंने, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 100 यूनिट्स हमारी क्या है, हम मान रहे हैं कि 100 यूनिट्स हमारी क्या है, ब्रेक इवन यूनिट्स है। तो 700 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे दिख रहा। 100 यूनिट्स के लिए 700 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आया, तो एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 7 रुपये। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 100। क्या वो फिक्स कॉस्ट के बराबर आ रही, 700, जी हाँ आ रही। यानी कि अगर मुझे कभी भी, अब यहाँ से फॉर्मूला कैसे बना मैं ये आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी कौन सी, ब्रेक इवन यूनिट्स। ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ये कौन सी वाली है, ब्रेक इवन पॉइंट की। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी हो तो आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट, देखो ये नंबर ऑफ यूनिट्स थी, ये फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह, ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी जब भी हम नंबर ऑफ यूनिट्स यूज करेंगे तो ये क्या निकलेगा हमारा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये ही हमें क्या बताएगा कि ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हम कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करें, जो बताएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हम यहाँ पे सेल करें जिससे हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्या करते हैं, इसके लिए ना एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको डिटेल्ड एग्जांपल लिखता हूँ। ये एग्जांपल आप क्या करोगे, नोट करोगे अपनी कॉपी में। तो लिखो, सबसे पहले लिखो फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में मान लेते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 1 लाख, ले लेते हैं ₹1 लाख। ये ठीक है। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो ले लेते हैं ₹10। इसके बाद लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लिख लेते हैं वो लिख लेते हैं ₹6 लिख लेते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट।
आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट। अब जब भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाए तो आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है। अब ब्रेक इवन पॉइंट हो कुछ भी हो तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। तो बस इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है। अब देखो इनकम स्टेटमेंट में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी, क्या क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, नहीं। तो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से ना, मान लेते हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कि लेट द नंबर ऑफ यूनिट बी एक्स। यहाँ तक ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने क्या मान ली, एक्स। तो बस अब हमें इनकम स्टेटमेंट तो आपको आई गई। सबसे पहले बताओ क्या था इनकम स्टेटमेंट में, सेल्स आती है तो लिखो सेल्स। अब बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, एक्स, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 10। तो टोटल सेल्स यहाँ से कितनी हो जाएगी 10x। इसमें से क्या माइनस करते हो आप, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है x, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6, तो यहाँ से आ जाएगी 6x। तो बताओ 10x में से 6x क्या, तो क्या बचेगा 4x। ये क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है यहाँ तक। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 1 लाख। अब आप ध्यान से देखो ब्रेक इवन पॉइंट है नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है ना। ब्रेक इवन पॉइंट में आपको ये पता है प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब प्रॉफिट जीरो क्यों हो रहा होगा, प्रॉफिट जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो 4x मैंने लिखा है ना, ये 4x एक्चुअली में 4x ना होकर के कितना होगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है। तो आप 4x के बगल में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन था तभी तो प्रॉफिट जीरो हो रहा, ठीक है। यानी कि अब देखो कैसे, अब मुझे ये पता है कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब मैं करता हूं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, ये ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में देख के बताओ सेल्स कितनी है 10x और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई 6x। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1 लाख है। बोले ये 1 लाख कहाँ से आया, देखो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट होता है जीरो। और अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं। ये देखो अगर नहीं है तो ये पीछे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ हमने ये वाला। तो बस यहीं से देखो फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1 लाख। इसका मतलब यहाँ से 10x माइनस 6x करेंगे तो देखो कितना आएगा 4x, 4x की वैल्यू 1 लाख। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25 आ रही ना, 25,000। यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी 25,000, ठीक है। यानी और x हमने क्या माना था नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखो सो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स कितनी आ गई हमारी, ब्रेक इवन पॉइंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेक इवन पॉइंट में यूनिट्स कितनी आ गई तो आप बोलोगे 25,000 यूनिट्स, ये ठीक है। ये तो था इस क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 1। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़े थे सारे, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट पता हो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का ये फॉर्मूला है। तो बस इसी को यूज करते हैं। अब ये तो आपने नोट कर लिया होगा, अब ये तो हमने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटाता हूँ और फिर उस फॉर्मूले वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको मैं, आपने अगर नोट कर लिया होगा लो इसे एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारे, अगर हमें फॉर्मूले से करना हो तो देखो फॉर्मूले से अगर हमें करना है ना तो हमें इतना सब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हमेशा इनकम स्टेटमेंट बनाएं, गलत होने के चांसेस कम हैं। इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल, अभी तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी हमें पता है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं वो उसका ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स का अभी हमने पीछे देखा था। नंबर ऑफ यूनिट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है। तो ये देखो फिक्स्ड
कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू 100। ये ठीक है। अब बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता है कैसे निकलता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से जब आप क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते हो। और देखो क्वेश्चन में क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है, ध्यान से देखोगे तो 10 दे रही की, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रही की, 6। यानी कि यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा, ₹4 पर यूनिट आ रहा। और फिक्स कॉस्ट देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, ये देखो 1 लाख। तो फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4, तो नंबर ऑफ यूनिट यहाँ से आ जाएगी। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25,000 यूनिट्स। ये ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स। उम्मीद है मुझे ब्रेक इवन पॉइंट का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज हम सेशन को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स, अभी इसमें 1-2 टॉपिक और बचे हैं डिस्कस करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। और उसके बाद हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, प्लस आपके स्टडी मटेरियल जो आपके पास होगा, उन क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये सेशंस को आप कंप्लीट देखें और नोट्स जरूर प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे ना, और कहानी की तरह नहीं सुन रहे हो, तो साहब सब खराब होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मार्जिनल कॉस्टिंग का सेशन नंबर 2। नेक्स्ट सेशन एक और होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।